हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि गॉड ने हमें बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया है, हमारी आई, जिससे हम लोग सारी दुनिया को देखते हैं। और ये दुनिया में जितने भी कलरफुल वर्ल्ड जो हमें दिख रहे हैं वो मीन्स सभी चीजें अलग अलग कलर में हैं। सो ये खूबसूरत वर्ल्ड को देखने के लिए हमें आई दिया गया है। अब ये आई किस तरह से वर्क करता है हमारे बॉडी में, और जितनी भी चीजें हमें कलरफुल वर्ल्ड दिख रही है ये किस तरह से कलर है, कलर में डिवाइड हो चुका है या हो रहा है, सो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है ह्यूमन आई। अब देखो, बोला गया है कि ह्यूमन आई जो साइज होता है ह्यूमन आई का वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन आई इज द मोस्ट डेलिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट एनेबल अस टू सी ब्यूटीफुल नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। मींस जितनी भी चीजें हो रही है हमारे नेचर में उन सभी को देखने के लिए, नेचुरल फेनोमेना के लिए हमें आई दिया गया। अब यहाँ पे बोला गया इट इज एन स्फेरिकल हॉल ऑफ डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। स्फेरिकल हॉल मींस स्फेयर के शेप का है और जिसके इनसाइड में बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो कुछ इसेंशियल पार्ट्स इसके किस तरह से वर्किंग करते हैं, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो आई है उसका फर्स्ट लेयर जो होगा, ये जो देख रहे हो, सो ये पार्ट हम, इसकी जो थिकनेस है ये, और ये कॉनकेव शेप का होगा, सॉरी कन्वेक्स शेप का होगा। ठीक है, कन्वेक्स शेप में है। सो ये क्या करता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये पार्ट जो हुआ आपका, ये हुआ आपका कॉर्निया। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लाइट जो है कन्वेक्स शेप में क्या होता है, लाइट जब भी पास होगा तो वो कन्वर्ज होगा। ठीक है, सो कन्वेक्स शेप होने से कॉर्निया में मैक्सिमम रे ऑफ लाइट जो होता है वो पास करके कन्वर्ज होते हुए ह्यूमन आई के लेंस में आगे पास करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि द ट्रांसपेरेंट फ्रंट प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, ट्रांसपेरेंट होगा। इट इज अ thin transparent and white bulging portion of sclerotic in the front. It refract most of the light ray into the eye. क्या कर रही है, मोस्ट ऑफ द लाइट को आई में इंटर करने देगा, रिफ्रैक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाता है आइरिस। आइरिस या ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये पोर्शन जो हमारा है लाइनिंग की तरह, ये हमारा आइरिस हो जाता है। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल लाइट लेवल इनसाइड द आई। आइरिस का काम क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में, हम लोग ये जो आई बॉल, आई बॉल लिए आउटसाइड से हम लोग नॉर्मल किसी पर्सन का आई को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, हमें इस तरह का दिखेगा और उसमें एक सेंटर पे एक डार्क सर्कल वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरह का ये मॉडल। सो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है सर्कल ब्लैक, जो पार्ट हमें दिखता है उसमें एक डायाफ्राम, एक झिल्ली की तरह होगा। ठीक है, फिल्म की तरह, जिसमें छोटे 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 एपर्चर बोलते हैं इसको, और प्यूपिल भी बोलते हैं, छोटे छोटे होल्स होंगे। ठीक है, और ये होल से लाइट जो है वो आई के अंदर इन कर जाएगा। ये अलाउ करते हैं कितना अमाउंट ऑफ लाइट इन करेगा इस प्यूपिल से। सो ये कंप्लीट सेट को हम लोग आइरिस बोल रहे हैं। और ये आइरिस में स्मॉल स्मॉल
तो आइरिस का काम क्या, आइरिस एक डायाफ्राम है जो लाइट को इन करने कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होल्स एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, लाइट कितना अमाउंट ऑफ लाइट इन करेगा आई के अंदर, ठीक है। Next pupil, it is the central circular aperture in the iris. Its normal diameter is 1 mm, 1 मिलीमीटर का डायमीटर होता है इस pupil का नॉर्मली, और ये इससे एक्सटेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलिन लेंस। जो आई के जो लेंस होते हैं जिससे हमें सारी चीजें दिख रही है, तो ये लेंस जो होगा हमारा, ये कन्वेक्स लेंस की तरह होगा, और ये क्रिस्टलिन टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है, इसलिए इसे क्रिस्टलिन लेंस भी बोला जाता है। प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। सो इसमें एक और खासियत ये है कि ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। अब जो आर्टिफिशियल लेंस हम लोग लाते हैं उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो हार्ड मटेरियल का है, जिसके किसी ग्लास का अगर आप कॉन्वेक्स लेंस बनाते हो तो इसके साइज यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो चेंज नहीं हो सकती है। बट आई की लेंस की जो खासियत है वो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलियरी मसल्स। अब जो यहाँ पे जो लेंस है उसमें जो लेंस को होल्ड करने के लिए जो मसल्स काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पोर्शन जो है आपका लेंस को होल्ड कर रहा है यहाँ पर, तो ये पार्ट हमारा सिलियरी मसल्स होता है जो लेंस को होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये लेंस के साइज को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, जिससे लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्या लिखा गया है, सिलियरी मसल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ, कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब ये अच्छा एक बात और है यहाँ पर कि फोकल लेंथ चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डिस्टेंस जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होगा सो फोकल लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है ह्यूमन आई का, ठीक है। सो व्हेन दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और अब एक्सटेंड करते हैं तो बोला जाता है फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड हैंड व्हेन इन अदर हैंड व्हेन they expand they exert inward pressure on the eye lens and increase the focal length of the lens, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या है, जितनी भी चीजें यहाँ पर देखो, जब लाइट इन कर गया और इन करके फिर वापस जब इन करके लास्ट पार्ट पे जब आई का लास्ट एक स्क्रीन पे इमेज जहां पर फॉर्म हो रहा होता है उस पार्ट को हम लोग रेटिना बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेटिना में से जितनी भी सिग्नल्स होंगे, रेटिना का काम है इमेज फॉर्म करना, रेटिना एक स्क्रीन की तरह फॉर्म करता है एंड पार्ट ऑफ द आई में जहां पर इमेज फॉर्म करेगा, और वो सारे इमेज को थ्रू सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं जो आपका ब्रेन तक जाएगा। सो ऑप्टिक नर्व्स इज अ बंडल ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड एंटरिंग द आईबॉल, ब्रेन से लेके आईबॉल तक कनेक्ट है। फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड इट अटैच इटसेल्फ टू द कोरोइड्स, कोरोइड्स पे अटैच होता है। इट फंक्शन इज टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है जो भी सिग्नल इसे आई से मिलेगा उसको रिसीव करके ब्रेन तक भेज देना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर एक आपका हो जाता है रेटिना। तो रेटिना का हम लोग बात कर रहे थे, रेटिना क्या हो जाएगा, रेटिना होता है एक ऐसा एंड पार्ट ऑफ द आई जिसमें स्क्रीन की तरह वर्क करेगा, जिसमें आपका कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जब फॉर्म करेगा लेंस से पास करके तो वो रेटिना पे फॉर्म करेगा, ठीक है। जिससे बोला गया, देखो यहाँ पे रेटिना के लिए क्या बोला गया, इट फॉर्म्स इनर मोस्ट कोट इन द इंटीरियर ऑफ द आई, इनर मोस्ट कोट होता है ये,
eye. It consists of a thin membrane which is rich in nerve fiber, coating two kinds of vision cells, rod and cones. तो ये रेटिना में क्या होगा, रेटिना में एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर यूज किया जा रहा है, थिन मेम्ब्रेन एक होगा नर्व्स का, जिसमें आपका जो सेल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक रॉड सेल और कोन सेल, जो एक कलर को डिवाइड करता है और कलर को डिटेक्ट करता है, अलग अलग कलर के लिए होता है, और एक आपका यूज होगा लाइट के कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। इट सेंसिटिव टू लाइट, इट इज सेंसिटिव टू लाइट फॉर it is a continuation of optic nerves. It serves the purpose of a sensitive screen for the reception. ये क्या सर्व कर रहा है, क्या अपने आप को बना के रखा है कि ये एक स्क्रीन की तरह, सेंसिटिव स्क्रीन की तरह वहां पर वर्क काम कर रहा होता है, जिसमें इमेज जो भी फॉर्म होगा आई लेंस के थ्रू उसे वो सेंड करेगा थ्रू ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्पॉट होते हैं रेटिना में, एक होता है येलो स्पॉट जहां पे सारे लाइट्स जो होंगे वो ज्यादा होगा, जैसे कि देखो अगर कोई लेंस है और रेज ऑफ लाइट आएंगे बहुत सारे, तो ये सारे पास करेंगे किसी एक सिंगल पॉइंट के थ्रू, फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो और ये पॉइंट होगा जहां वहां पे आपका रेटिना पे फॉर्म करेगा, कहीं भी वो रेटिना फॉर्म करेगा। तो रेटिना में एक ऐसा सेंटर पार्ट होगा, सेंटर पॉइंट पूरे रेटिना का, जहां पर आपका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और वो येलो में दिखेगा, इसीलिए उसे येलो स्पॉट बोला गया है। इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द रेटिना, इट इज स्लाइटली राइज्ड स्पॉट विथ अ मिनट डिप्रेशन इन इट्स पीक। द सेंट्रल रीजन ऑफ द येलो स्पॉट इज कॉल्ड द फोविया सेंट्रलिस, ओके। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जब ऑप्टिक नर्व्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स को जब हम लोग कनेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं विथ आई, तो कनेक्ट करने के टाइम जो पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपका ना रॉड सेल होगा ना कोन सेल होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव करने वाला कोई सेल वहां होता नहीं उस डॉट पे, जिस वजह से क्या होगा, कोई भी इमेज अगर इस ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट पे अगर फॉर्म करता है तो उससे इमेज का सिग्नल ब्रेन में नहीं जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि ब्लाइंड स्पॉट, द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंटर द आई बॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इट हैज नो नर्व्स एंडिंग, it is the area on the retina which does not have light. रेटिना में वैसा एरिया होगा जहां पर लाइट नहीं होता, लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट प्रेजेंट होगा, सेंसिटिव सेल्स नहीं होगा, ठीक है। सो इफ द इमेज इज फॉर्म ऑन दिस पार्ट देन नो सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन। इमेज फॉर्म होगा बट सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू द आई। So obviously as a result हम लोग देख नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट को। Now accommodation of eye, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने फोकल लेंथ को, ठीक है। देखो एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो ये हम लोग यहाँ पर एक लेंस ले लेते हैं, तो इस लेंस को होल्ड करने के लिए मसल्स का यूज किया गया होगा, उस मसल्स को हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका, अब जब ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज है या फिर ऑब्जेक्ट हमारा फार है, उसके अकॉर्डिंग अगर रे ऑफ लाइट से इमेज कहाँ बनता है, इमेज हमेशा फॉर्म करेगा रेटिना पे, इमेज हमेशा रेटिना पे फॉर्म करेगा। ऑब्जेक्ट कहीं भी आप रखे हो, अब ऑब्जेक्ट आपने फार डिस्टेंस पे रख दिया तो भी इमेज को बनना है कहाँ, तो भी इमेज को बनना है रेटिना पे, ठीक है। इमेज तो रेटिना पे बनना चाहिए हर बार, जिस वजह से क्या होगा, हमारा सिलियरी मसल्स लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए उसको कंप्रेस करेगा या फिर एक्सटेंड करेगा। सो जो आई की जो एबिलिटी होती है लेंस को कंप्रेस करना और
एक्सटेंड करना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना एट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है तो भी आपका इमेज फॉर्म कर जा रहा है रेटिना पे। सो ये एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। तो क्या बोला गया है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस in such a way that the sharp image of an object at different positions form the image is from the retina is known as accommodation of an eye। ठीक है। so, अब इस accommodation में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर ये नॉर्मल आई डिस्टेंस को एडजस्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसके पावर कितनी होगी। ठीक है। सो पावर में है कि वो डिफरेंट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का और किसी ऑब्जेक्ट का बहुत क्लोज है। ठीक है, हमारा ह्यूमन आई से हम लोग अगर बात करें, ओके तो ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा बट फिर भी हमारा आई बहुत फास्ट इसे एडजस्ट करता है। सो बोला गया है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू ऑब्जर्व distinctly the object situated at widely different distances from the eye। आई से जो डिफरेंट डिफरेंस पे होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आई लेंस एडजस्ट हो। ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स होल्डिंग द लेंस, द मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई ऑफ अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन क्या होता है, बोला गया है कि कोई ह्यूमन आई के लिए अगर 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो आई जो है हमारा वो नॉर्मल वर्क करता है। इसमें हमारा सिलियरी मसल्स पे आई लेंस को फोकल ना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और ना ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है। तो बोला गया कि आई अगर आप नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन इसे हम लोग बोलते हैं, तो नॉर्मल विजन में अगर आप रखते हो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, उससे आप इंफिनिटी तक, अगर ये नॉर्मल आई है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है अभी तक, तो हम लोग बोलेंगे कि 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक आई इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म करेगा। ठीक है, बट 25 सेंटीमीटर में सिलियरी मसल्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पावर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ह्यूमन आई का पावर कितना होगा, सो दैट इज 100 बाई एफ। सो डिस्टेंस हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 4 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अभी तो हम लोग नॉर्मल आई का कंडीशन समझे, अब क्या होगा कि आई में डिफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, बहुत हम लोग बोलते हैं इसे कि जो ह्यूमन आई होता है बहुत नाजुक चीज है, काफी इसे हम लोग केयरिंग करना पड़ता है। सो डिफेक्ट क्या है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। देखो मायोपिया में क्या होगा कि जब किसी पर्सन को दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, सामने की चीजें दिखाई देती, मींस नियर साइटेडनेस, नियर वाली चीजों में दिख रही है और हमें फार दूर में रखी चीजों को देखना में प्रॉब्लम होता है। हाइपरमेट्रोपिया में बोला गया फार साइटेडनेस, मींस दूर की चीजें दिखाई देगी और क्लोज की चीजें नियर साइटेडनेस नहीं होगा उसमें। ठीक है, प्रेसबायोपिया भी एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया है, का ही एक फॉर्म है जिसमें आपका ज्यादा एज हो जाने से पर्सन का आई में डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
सो देखो, सबसे पहले हम लोग मायोपिया की बात करते हैं। सो मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट, बट द फार ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय द मायोपिक आई। फार ऑफ ऑब्जेक्ट मींस डिस्टेंस पे जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इजिली नहीं देखा जा सकता, ठीक है, मायोपिक आई में। कॉजेस क्या है? कॉजेस में बोला जाता है कि जो ह्यूमन आई होगा उसके लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल, ओके। और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर, कर्व ज्यादा हो जाना। जैसे देखो, अगर कोई नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है तो उससे हमारा जो इमेज फॉर्म करेगा वो रेटिना पे फॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कहाँ होगी? 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। अब हमारा ह्यूमन आईबॉल का जो साइज है वो लेंथ में इंक्रीज कर गया, सपोज ये इंक्रीज हो करके ऐसा हो गया, ठीक है। सब जब इसका लेंथ में जब चेंजेस आया तो रेटिना जो है वो मूव करके यहाँ आ गया। सो रेटिना का पोजीशन चेंज हो जाने से हम लोग बोलते हैं कि जो इमेज फॉर्म कर रहा था वो अब तो इसके बिफोर दी रेटिना फॉर्म कर जा रहा है, ठीक है। सो क्या किया जाए? अब इसकी प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करने के लिए फिर हम लोग बोले कि एक लेंस आगे लगाना होगा हमें। तो इस प्रॉब्लम होने से क्या हुआ, रेटिना में हमें क्लोज की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि किसी ह्यूमन आई में अगर ये मायोपिक से डिफेक्टिव आई है, ठीक है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो जो इंफिनिटी से आ रहा होगा, इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से जब रे आएगा तो ये पास करके बिफोर द रेटिना इमेज फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, ओके। अब क्या है, करेक्शन कैसे किया जाए इसका? क्योंकि इमेज और इसे ऑब्जेक्ट दिखता कहां से? ऑब्जेक्ट दिखता है कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लें, उससे बिफोर में से नहीं दिखेगा, तो एक डिस्टेंस हम लोग ले लिए डी, डी इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सो इसे करेक्शन कैसे किया जाए? तो हम लोग बोले कि ये जो आई है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से आकर के इमेज फॉर्म कर रहा था बिफोर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आई जो है हमारा नॉर्मल आई के कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि एक्स डिस्टेंस से क्या बोला गया है, नियर साइटेडनेस मींस एक्स डिस्टेंस से नियर वाला पार्ट इसे दिखाई दे रहा है और इससे इंफिनिटी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इस केस में इमेज जो है वो डायरेक्ट रेटिना पे फॉर्म कर रहा है, क्योंकि मायोपिक आई है जो इतनी डिस्टेंस तक को देख सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट
फार डिस्टेंस पे है, जो इंफिनिटी पे जो डिस्टेंस है उसके इमेज को हम लोग एक कनकेव लेंस यूज करेंगे। कनकेव लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस इमेज को डाइवर्ज करके, इमेज को डाइवर्ज करके एक ऐसा कनकेव लेंस लेंगे जिसका फोकल लेंथ इसके डिस्टिंक्ट विजन के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म करेगा आई, जो ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा मायोपिक आई के लिए। तो फिर इस इमेज ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का आई जो है अपना इमेज रेटिना पे फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सो देखो अगर इसका फोकल लेंथ हम लोग एफ लेते हैं तो इमेज मिरर फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, सॉरी लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है u जो है वो हमारा इंफिनिटी है, और इमेज को कहाँ लेकर के आना है, इमेज को लेकर के आना है हमारा x डिस्टेंस नॉर्मल पोजीशन पे मायोपिक आई का। सो v जो है वो हमारा -x है। यहाँ पर हम लोग इमेज को लेकर के आए ऑब्जेक्ट से लेंस जिस पोजीशन पे, इसको हम लोग v बोलेंगे। ये हो गया v, ठीक, जो किसके इक्वल होगा, -x के। -x इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लेंस के नेगेटिव साइड आ जा रहा है, लेफ्ट साइड, इसलिए। सो हमारा फोकल लेंथ, कैसा फोकल लेंथ का हमें कनकेव लेंस लगाना होगा, तो हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/, सॉरी पहले हम लोग x यूज करेंगे, 1/x। सो सॉल्व कर 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, देयरफॉर आवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू -x। ये हो जाता है हमारा रिलेशन कि हमें वैसा फोकल लेंथ चाहिए होगा, फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करना होगा जिसमें जो फार मैक्सिमम जो मायोपिक आई का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल हो। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाता है मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, फार डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिखता है, नियर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। अ ह्यूमन आई विच कैन सी far off object or distance object clearly but cannot see the nearby object clearly is said to be suffering with a defect known as long sightedness or far sightedness, और hypermetropia भी इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या होगा, तो टू कॉजेस इसके लिए भी है, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आईबॉल, आईबॉल की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का फोकल लेंथ जो है उसको इंक्रीज कर जाने से, जब व्हेन द आई इज फुल्ली रिलैक्स्ड कंडीशन में, ऐसा नहीं कि एक्सटेंड करते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, बट रिलैक्स कंडीशन में भी फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुका है तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। अब देखो नॉर्मल आई की कंडीशन में बोला जाए तो ऑब्जेक्ट जो होगा अगर हम लोग सिलियरी मसल से इसको होल्ड करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन क्या होगी, बोला गया है कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। देखो नॉर्मल आई में क्लोज कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक डिस्टेंस है, इससे क्लोज का डिस्टेंस वो पार्ट नहीं दिख रहा है, बाकी इधर इंफिनिटी तक आपका पार्ट विजिबल है नॉर्मल आई के लिए।
सो यहां पर, यहां इस पॉइंट का नॉर्मल इमेज जो फॉर्म करेगा वो रेटिना पे फॉर्म कर जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्ट है तो हम लोग बोलेंगे कि इसके जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी, जो लेंथ है आई का वो डिक्रीज कर जाता है आई बॉल का, जिस वजह से क्या होगा, इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से फोकल लेंथ चेंज हो गया। तो हमें क्या करना होता है इस केस में करेक्शन करने के लिए, सपोज देखो, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा इसकी डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस से क्लोज आने से हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्लोज है x डिस्टेंस से, जिसकी इमेज अगर हम लोग देखें तो ये रेटिना पे फॉर्म नहीं करके बिहाइंड दी रेटिना इमेज फॉर्म कर रहा, ठीक है। अब हम लोग अगर एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये, इसको ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कन्वर्ज करने से क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट को बैक प्रोसीड किया जाए तो ये उस डिस्टेंस पे जाके इमेज फॉर्म कर देगा, लेंस इमेज फॉर्म करेगा, जिससे x डिस्टेंस पर आ जाए। कहां पर आ जाए, x डिस्टेंस पर। सो हमारा v जो होगा वो x डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है d डिस्टेंस पर, v। यहां ले लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारा u के इक्वल है। सो कौन सा, कितना अमाउंट ऑफ फोकल लेंथ अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, सो कितना हो जाएगा, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और u हमारा ये लेफ्ट साइड है तो हम लोग माइनस डी यूज कर सकते हैं, ठीक है। u हमारा है माइनस डी और v हमारा है माइनस एक्स, इस केस में, उस केस में इंफिनिटी था। So 1/f is equals to 1/v, that is minus d minus 1 by, sorry d नहीं, v है हमारा x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/d हो गया, माइनस डी पुट करेंगे तो इसे सॉल्व किया जाए तो ये हुआ आपका d माइनस एक्स बाई एक्स इंटू डी, माइनस में 1/f इज इक्वल टू, सो फाइनली f इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो ये x इंटू डी बाई एक्स माइनस डी, अगर हम d माइनस एक्स को इंटरचेंज कर दे तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेके हटा सकते हैं। तो बोला गया कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो x इंटू डी बाई एक्स माइनस डी हो जाएगा इस केस में। सो इस मेजर का हम लोग फोकल लेंथ मेजर करके हम लोग अगर लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो हमारा हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये करेक्शन कर देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेस बायोपिया।
प्रेसबायोपिया क्या बोला गया? A human eye which cannot see near object clearly is said to suffer from defect known as presbyopia. Near object, काफी close near object को अगर देखते हैं so clearly vision नहीं मिलता. Eye suffering from presbyopia cannot read and write comfortably. This is kind of hypermetropia which is experienced in old age and therefore also called old age hypermetropia. ये old age होने पे भी इसका असर दिखता है, हमें आई डिफेक्ट होने लगता है प्रेसबायोपिया में. कॉजेस क्या है? सो दिस कॉजेस अराइज ड्यू टू एजिंग ऑफ अ पर्सन. ज्यादा एज हो जाने से यही रीजन होता है. सेकंड, द ciliary muscles are weakened and the flexibility of crystalline lens of the human eye decreases with age of the person. क्या हुआ कि जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स जो वर्क करता है, एकोमोडेट करता है हमारा ह्यूमन लेंस को, तो लॉन्ग टाइम तक, ज्यादा एज हो जाने तक, आपका ज्यादा एज हो जाने से वर्किंग जो है उसका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगता है. उस केस में हमारा आई में ये डिफेक्ट होगा. एज अ रिजल्ट ह्यूमन आई इज अनेबल टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट. क्लोज ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाए. करेक्शन कैसे किया जाए? सो जैसा, क्योंकि ये नियर साइटेडनेस की तरह है, इसमें नियर की चीजें दिख रही है, फार की चीजें, नियर की चीजें नहीं दिख रही है, फार की, फार साइटेडनेस में आएगा. ठीक है. सो दिस इज करेक्ट बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, जैसा कि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में किए. ठीक है. which is added to glasses if any for the distant vision के लिए, है ना. sometimes a person may suffer from both defective of vision, that is myopia and hypermetropia. दोनों प्रॉब्लम से ज्यादा एज जाने से कुछ पर्सन सफर करते हैं. सो उस केस में डिफेक्ट कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस. आप देखे होंगे कि किसी स्पेक्स में जो चश्मा हम लोग पहनते हैं उसमें कुछ पार्ट आपका, ये आपका कॉनकेव होता है और ये कन्वेक्स. ठीक है. इस तरह का हम लोग उसे लेंस प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. अब देखो, लाइट के अकॉर्डिंग फेनोमिना जो हम लोग देखे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, तो नेचर में जो हमारा ये कलरफुल वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो नेचर में लाइट के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन बहुत सारे जगह पे होता है, जिसमें से एक हम लोग एग्जांपल, एक हम लोग पार्ट देखें कि जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से पास हो रहा होगा. पहले तो प्रिज्म क्या होता है वो हम लोग अगर देखें तो प्रिज्म एक तरह का ट्रायंगुलर शेप में इस तरह का होगा, जिसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और 3 रेक्टेंगुलर फेस होगा. ठीक है. जिसमें रे ऑफ लाइट अगर एंटर कर रहा है तो वो फर्स्ट सरफेस पे एंटर करेगा, फिर रिफ्रैक्ट करके सेकंड सरफेस से डेंसर से रेयर फिर जाएगा, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर ये मूव कर जाएगा. ठीक है. और अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर जाएगा. ठीक. जिसमें ये फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको. ठीक है. और ये हो गया, ये भी हो गया, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया. ठीक है. ओके. अब प्रिज्म में जब रिफ्रैक्ट हुआ रे ऑफ लाइट तो हम लोग देखते हैं, देखो रे ऑफ लाइट आया, इन कर रहा किसी सरफेस से. सो ये एयर से किसमें इन कर रहा है? प्रिज्म ग्लास का बना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इस सरफेस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल से किधर जाएगा? नॉर्मल से इसे जाना था जिधर, उससे अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर गया. ठीक है. अब इस सरफेस पे जब फॉल किया तो इस सरफेस पे भी एक और नॉर्मल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर भी वो रिफ्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पर ये लाइट रे
इसको अगर हम लोग नॉर्मल से किधर जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चला गया इधर, जाना था इसे, ये गया इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि इनिशियली लाइट जा रहा था जिस डायरेक्शन में, उससे ये अब फाइनली इस डायरेक्शन में गया है। प्रोसीड करते हैं तो ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। ठीक है, सॉरी ये कहा आर, वहां कहा नॉर्मल से एंगल बनता है, तो ये आर हो गया। फिर लाइट रे एंटर किया, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इसको R1, इसको ले लेते हैं, इसको R2 नाम दे रहे हैं। हालांकि ये इंसिडेंट एंगल इस डेंसर टू रेयर के लिए ले लेंगे, R2 ले लेते हैं। और जब ये आउट हुआ तो नॉर्मल के साथ एंगल जो फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, ये हो गया हमारा एंगल I2। इसको I1 ले लेते हैं, I1 और I2, इसको I2 ले लिया। ठीक है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया हमारा A। सो हम लोग देखते हैं कि जो लाइट रे है वो जिधर जाना था उससे ये डाइवर्ट हो गया। सो कितना डाइवर्ट हुआ, ये जितना डिग्री एंगल डाइवर्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड करें, सो ये एंगल की वैल्यू कितनी है, तो कंप्लीट आई में से कंप्लीट आई जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ इस पार्ट का बात करें तो ये आई जो होगा, I1 जो है वो, इसको अगर हम थीटा ले तो ये R1 प्लस थीटा हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग थीटा जो होगा वो I1 माइनस R1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे I2 के इक्वल, यहाँ पर ये कंप्लीट है तो I2 के लिए यहाँ पर इसको θ1, इसको θ2 ले रहे हैं, तो ये θ1 की वैल्यू हो गई और ये हो गया θ2, तो ये I2 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एक नॉर्मल हो गया जो राइट एंगल बना रहा, ये भी एक नॉर्मल हो गया जो राइट एंगल बना रहा। ओके, और एक एंगल ये है और ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ए और थीटा को ऐड करेंगे तो 180, क्यों, क्योंकि अपोजिट 90 90 180 हो चुका है। सो ये टोटल 360 डिग्री है तो 180 माइनस कर दिए तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। ठीक है, और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा डेल्टा, जो ये टू एंगल्स के सम के इक्वल है। सो अगर हम लोग इसे प्रॉपरली देखते हैं तो ये जो थीटा है, सॉरी डेल्टा है, डेल्टा वो किसके इक्वल है, वो θ1 प्लस θ2 के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो उस बेसिस पे θ1 और θ2 का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग रखते हैं तो हमारा डेल्टा का वैल्यू आ जाता है I1 प्लस I2 माइनस R1
प्लस R2, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक और इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये था कि जब हमारा रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से पास कर रहा होगा तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग ये सारे टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, बट हम लोग एक और टर्म्स यहाँ पर देखते हैं कि जब रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से पास हो रहा होता है तो एक फेनोमिना होता है जिसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म यहाँ पे टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें भी बोला गया है कि जब हमारा रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से पास होगा, व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होगा तो वो रिफ्रैक्ट तो करेगा, बट रिफ्रैक्ट करके बट जब आउट होगा तो बोलते हैं कि ये 7 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर ले ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, व्हाइट पे लेते हैं, ये रेड हो। ओके, सो रे ऑफ लाइट आया, रिफ्रैक्ट किया, बट सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्ट करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट था ये 7 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 7 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें एक पैटर्न दिखता है कलर का, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न दिखता है हमें कलर का, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो प्रिज्म में जब लाइट पास किया तो जब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट को हम लोग फेनोमिना हम लोग बोलते हैं। द फेनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light। उसे हम लोग dispersion of white light बोलेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, when the dispersed white light is made to fall on a white screen we get a 7 color band of light, this color band is called spectrum। ये जो कलर बैंड यहाँ दिख रहा है आपको, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर the order of colors। The order of colors from the lower end of the spectrum is violet, indigo, blue, green, जैसा मैंने यहाँ पर फॉर्म किया बनाया। ठीक है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red। In air light wave of all colors have same velocity। क्या बोला गया, एयर में जब लाइट ट्रेवल कर रहा होगा तो सबकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एवरी कलर्स हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की बात करें तो सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर का वेवलेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसमें वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज फार ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो अपोजिट यहां हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। ठीक है,
नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू गिव व्हाइट लाइट। अब क्या हुआ कि जब न्यूटन ने देखा कि जब व्हाइट लाइट को किसी एक सिंगल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग सेम पैरेलल में अगर एक और प्रिज्म रखते हैं तो क्या ये कन्वर्स कर देगा? सो देखा गया कि हाँ, ये सारे लाइट जो है वापस जहाँ यहाँ से आपका डाइवर्ज हो रहे थे, अब ये कन्वर्ज हो गया, समझे? जिससे बोला गया कि जो व्हाइट लाइट है वैसी लाइट जिसको हम लोग 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड, जो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए और उसके पैरेलल प्रिज्म रखने से वापस फिर कन्वर्ज हो जाए, वैसे लाइट को हम लोग व्हाइट लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन होने से लाइट जो है स्प्लिट होकर के फिर वापस मर्ज हो जाता है व्हाइट लाइट में। नाउ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर। डिस्पर्सन तो हम लोग समझ गए कि जब कोई लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है प्रिज्म से पास करने से, तो हम लोग उसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। बट नेचर में ऐसा कहाँ हो रहा होगा? तो नेचर में देखा गया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स में, एक अगर हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स लेते हैं, स्फेरिकल होगा और वो वाटर का है तो एयर से लाइट वाटर में जा रहा होगा, लाइट अगर उसमें इन कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट रे जो है फर्स्ट जब इन कर रहा होगा सन से, जो लाइट हमारा आया, सो लाइट रे जब इन किया तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन से, अगर आप नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बैंड करेगा तो स्प्लिट भी होना चालू होगा, रिफ्रैक्शन का ये लॉ, रिफ्रैक्शन में ऐसा होगा। अब जब सेकेंड सरफेस जब ये आउट होने वाला रहता है अर्थ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप से, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट नहीं होकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है और ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब जब ये बाहर आउट होगा तो हम लोग बोलते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है, ये जो आपका रिफ्लेक्ट करके आया, अब ये जब बाहर निकलेगा तो ये स्प्लिट कर जाता है, 7 डिफरेंट कलर में। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रेनबो फॉर्म कर गया। सो जो हमें नेचर में दिखता है कि हाँ रेनफॉल हो रहा है, सपोज इधर आपका रेनफॉल हो रहा, ठीक है, रेनफॉल हो रहा होगा तो सनलाइट उस पर फॉल करेगा तो उससे जो है रिटर्न इमेज फॉर्म करता है, सॉरी रिटर्न रिफ्लेक्ट होकर डिस्पर्सन शो होगा, जहां पर ये रेनबो फॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो इसे देखने के लिए हमें किस तरफ होना होगा? सन के साइड ही होना होगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि जिधर रेनफॉल हो रहा है और उसके अपोजिट बीच में आपका रेनफॉल हो रहा है, उधर सन है और इधर आपको, तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा। आपको किधर होना होगा? जिस साइड में आपका सन है उसी साइड आप रहोगे, तब आपको रेनबो फॉर्म करते हुए दिखेगा, ठीक है। सो नेचर में एक देखा गया कि रेनबो एक एग्जांपल है जहां पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। इट इज एट द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए वाटर ड्रॉप suspended in air, then the sunlight is refracted. The refracted sunlight spreads or disperses into its constituent colors, 7 colors. Thus we get a spectrum of 7 colors which is known as rainbow. ठीक है, so ये था आपका रेनबो बनने का फॉर्म, जिसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट्स अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन होगा, वो भी कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, जैसा कि प्रिज्म होता है, बट रिफ्रैक्शन के साथ साथ कलर सारे लाइट्स जो है वो स्प्लिट भी हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन भी हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्सन भी हो रहा होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक तो हम लोग एग्जांपल देखें कि नेचर में रेनबो जो फॉर्म करता है वो रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल। सेकंड है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर को पास करके ही लाइट हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा। सो अगर कोई सनलाइट इन कर रहा होगा तो ऑब्वियसली है कि बीच में ऑब्स्टेकल आएंगे। क्या हुआ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, डेंसिटी वैक्यूम से एयर एटमॉस्फेयर का डेंसिटी डिफरेंट है, तो लाइट रेयर से डेंसर में इन करता है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में इन करेगा तो क्या हो जाएगा, सो उस केस में ये रिफ्रैक्ट करना चालू कर जाएगा। सो ये रिफ्रैक्ट होते हुए सो समटाइम्स क्या होता है कि बीच में आपका हाई डेंसिटी फिर लो डेंसिटी, जिसके चलते लाइट जो है रिफ्रैक्ट होते हुए कभी कहीं और जा रहा होगा, कभी कहीं और जा रहा होता है प्रॉपर वे में। अगर जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, सपोज यहाँ पर आपको, और लाइट रे आपके आई पे फॉल किया, तब आपको वो स्टार दिखेगा। लाइट रे आप पे फॉल नहीं करके कहीं और फॉल कर रहा होगा, सो उस टाइम आपको स्टार दिखेगा नहीं। सो बोला गया है, तो इसके वजह से क्या होता है, हमें स्टार जो है ट्विंकलिंग होते हुए दिखते हैं। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे व्हेन सनलाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर देन इट कंटिन्यूअसली गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन होगा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसका एप्लीकेशन की बात करें, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज और सन डिले मींस, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर सनलाइट है, सन की पोजीशन कुछ और है, और ये जब ये अर्थ सरफेस पे इन किया तो ये टर्न होते हुए यहाँ आया, तो हमें दिखता है कि जो सन है उसकी पोजीशन यहाँ है, बट एक्चुअल पोजीशन यहाँ है। तो वही बोला गया है कि सन राइज होने से पहले हमें दिख जाता है, और सन सेट हो रहा होगा तो काफी ज्यादा डिले तक हमें सन सेट होते हुए दिखेगा। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट के फेनोमिना में डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद एक और फेनोमिना आया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जहां पे बोला जाता है कि व्हेन सनलाइट इंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब दिस लाइट। तो एटमॉस्फेयर में हमारा जितने भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, एक एटमॉस्फेयर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जब कोई लाइट इंटर करेगा तो इसमें जितने भी गैसेस पार्टिकल्स है स्मॉल, वो सारे लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करके देन दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस री एमिट इन लाइट इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स इस एरिया में मान लीजिए, ठीक है, एक हम लोग एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को लेते हैं। अब कोई सनलाइट इसमें जब इंटर किया, सनलाइट जब इंटर कर रहा होगा तो इसके मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट को एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करके, ये छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स आप देख रहे हो ना, पार्टिकल्स की तरह जो होगा, ये एब्सॉर्ब करके लाइट को ऑल डायरेक्शन में स्प्लिट करता है, फिर इससे लाइट बाहर निकलना चालू होगा, समझे, ऑल डायरेक्शन में।
सो ऐसे करके जब बहुत सारा डायरेक्शन में लाइट आउट होने लगेगा सारे पार्टिकल्स से, तो हम लोग देखेंगे कि एक जिस पार्ट पे लाइट इंटर हो रहा था वो पार्ट हमारा काफी शाइनिंग हो जाएगा, जिस चलते हमें रे ऑफ लाइट का एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, जो हमारा विंडो में होता है कि हम लोगों ने जब विंडो ओपन किया मॉर्निंग मॉर्निंग जो सनलाइट एक सिंगल रे की तरह आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होगा कि जो एटम्स सनलाइट की एनर्जी को लेकर के फिर एनर्जी लाइट को चारों तरफ से एक्सपेंड कर दे ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन क्या है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई लाइट सनलाइट जब एंटर किया तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा 7 कलर्स में स्प्लिट होगा, जिसमें से जो ब्लू कलर है हमारा वो ब्लू कलर स्कैटर्ड ज्यादा हो जाएगा पूरे क्लाउड में, जिस वजह से बोला गया है कि हमारा जो स्काई है उसकी कलर ब्लू हो जाती है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम सन का कलर रेड हमें दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट एक यहाँ पर है एग्जांपल, जैसे कि हमारा सुबह मॉर्निंग में जब किसी प्लांट्स के ब्रांचेस और ट्रीज के बीच से जब सनलाइट पास करता है तो हमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिखते हैं, जिसमें एक सिंगल रेज दिखते हैं, या फिर बहुत ज्यादा क्लाउड से भी आप देखोगे कि क्लाउड्स में रे ऑफ सनलाइट बहुत सारे आ रहे होंगे सारे क्लाउड से। सो उस केस में भी वो सारे इफेक्ट जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट होते हैं। सो टिंडल इफेक्ट में क्या बोला गया है, टिंडल इफेक्ट में बोला गया है कि द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट स्मोक एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसमें क्या बोला गया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बोला गया कि गैसेस जितने भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में या फिर स्मॉल ड्रॉपलेट्स, सो उसमें से स्पेशलाइज किया गया कि डस्ट पार्टिकल स्मोक और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स से अगर हमारा लाइट स्कैटर्ड होगा तो उस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर एट डस्टी रूम थ्रू अ विंडो, डस्टी रूम रहेगा तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखेंगे। देन पाथ बिकम्स विजिबल टू अस, स्मॉल ड्रॉप पार्टिकल्स के पास हमें दिखना स्टार्ट कर जाएंगे। व्हेन सनलाइट कम डाउन थ्रू द क्लाउड, क्लाउड से जब सनलाइट आ रहा होता है तो हमें पाथ दिखता है पार्टिकल्स में। When sunlight passes through canopy of a dense forest, tiny water droplets in the mist scatter light. जहां पर आपका डार्क फॉरेस्ट है तो वहां पर आपका लिटिल बिट भी सनलाइट इंटर कर रहा हो तो हमें वहां पर डस्ट पार्टिकल्स उस रे को फॉर्म करते हुए दिखता है। ठीक है, सो ये था आपका इफेक्ट टिंडल इफेक्ट। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हो रिगार्डिंग द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। Okay, see you, bye bye, and all the best.